हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चा अरुण। माय चैनल इज़ अर्चना स्टडी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मानव शरीर। ठीक है, ये रीड लेवल सेकंड से और अदर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये इम्पोर्टेंट है। शरीर के बाहरी अंग जैसे नेत्र हमारे शरीर का बाहरी अंग है। हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थिर गतिक, जिन्हें नेत्र कोटर कहते हैं, में स्थित होता है। मनुष्य के नेत्र की रचना गेंद के समान होती है। नेत्र गोलक की सीमित गति 6 ऐच्छिक रेक्टस पेशियों द्वारा होती है। इसमें भरा पारभासी द्रव इसकी आकृति को बनाए रखता है। गोलक की भित्ति में 3 स्तर होता है। पहला होता है श्वेत पटल, दूसरा हो रहा है रक्तक पटल, तीसरा होता है दृष्टि पटल। श्वेत पटल यह नेत्र गोलक का बाहरी स्तर होता है, जो अपेक्षाकृत दृढ़ व सफ़ेद होता है। इसका अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। दूसरा रक्तक पटल, यह मध्य स्तर होता है, जिसमें नेत्रों को रुधिर पहुंचाने वाली कोशिकाओं का जाल होता है। यह हल्के नीले रंग की दिखती है। तीसरा दृष्टि पटल, यह सबसे भीतरी स्तर होता है, जिसमें शलाका और शंकु होते। शंकु अधिक प्रकाश में स्पष्ट बिंदु बनाने और रंग विभेदन का कार्य करते, जबकि शलाकाएं मंद प्रकाश में देखने और वास्तविक गति के लिए उत्तरदायी होती है। नेत्र गोलक के सामने वाले भाग में सबसे बाहर वाला स्तर पारदर्शी कॉर्निया बनाते हैं। मध्य स्तर में एक गोला काला छेद नेत्र का तारा या पुतली कहते हैं। पुतली के चारों ओर पेशी पार्टी या आइरिस कहते हैं। पुतली के आकार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होता है। नेत्र के स्वाभाविक नेत्र के कौन कौन से कलर होते हैं? काले होता है, नीले होता है, भूरे रंग का होता है। इसमें आइरिस भी उत्तरदायी होता है। पुतली के ठीक पीछे एक पारदर्शक आवरण से ढका होता है, जिसे हम लेंस बोलते हैं। दृढ़ तंत्रिका नेत्र तथा दृष्टि पटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर छोड़ती है तथा रक्तवाहिनी यहाँ प्रवेश करती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाओं उस भाग में नहीं होता था, इसे अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु किसे बोलते हैं? जहाँ पर आपकी प्रकाश संवेदी कोशिका उस भाग पर नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु के पार्श्व में आपके पिछले ध्रुव पर पीला वर्ण बिंदु होता है, जिसे मैक्युला ल्यूटिना कहते हैं, जिसके केंद्र में एक गर्त होता है, उसे फोविया कहते हैं। फोविया रेटिना का पतला भाग होता है, जहाँ केवल शंकु संघनित है। यह वह बिंदु है जहाँ दृष्टि क्रिया दिखाई देना अधिकतम होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर कहते हैं। कॉर्निया लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर कहते हैं, जिसमें पतला जलीय द्रव नेत्रोद होता है। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को काचम या द्रव कोष्ठ कहते हैं, और यह पारदर्शी काचम द्रव कहलाता है। देखने की प्रक्रिया दृष्टि पटल पर कैसा प्रतिबिंब उल्टा चित्र बनता है। दृष्टि पटल की तंत्रिका संवेदनाओं को ग्रहण कर दुख तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक ले जाती है, जहाँ उस बिंदु का ज्ञान प्राप्त होता है और वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। द्विनेत्री दृष्टि, हमारे दोनों नेत्रों से वस्तु का एक ही बिंब बनता है। इस प्रकार को दृष्टि को द्विनेत्री दृष्टि कहते हैं। दोनों नेत्रों से एक ही वस्तु को देखना, उसको क्या बोलते हैं? द्विनेत्री दृष्टि। इस प्रकार की दृष्टि से वस्तु की गहराई, दूरी, लंबाई, चौड़ाई आदि का पूर्ण ज्ञान। और एक नेत्र दृष्टि कुछ जंतु जैसे मेंढक, खरगोश, इन दोनों नेत्र द्वारा एक ही वस्तु से पृथक बिंब बनता है। इस प्रकार की दृष्टि को एक नेत्र दृष्टि कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, नेत्र में अश्रु ग्रंथि होती है, जो शिशु जन्म के 4 माह बाद सक्रिय होती है। आँख में अश्रु आना प्रतिवर्ती अनिच्छिक क्रिया है, जो मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है।
आंसुओं में लाइसोजाइम नामक एंजाइम बनता है। आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बैक्टीरियोनाशी होता है। ने दो प्रकार के जल भरे होते हैं, पहला तेजो जल, दूसरा था काचा जल। मनुष्य की आँख के प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? मनुष्य की आँख के प्राथमिक लाल, हरा, नीला। कर्ण कर्ण दो संवेदी की राय करता है, सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्ण के 3 भाग होते हैं। शरीर विज्ञान की दृष्टि से कर्ण के कितने भाग होते हैं? 3। पहला बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और तीसरा अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण पिन्ना या ऑरिकुला तथा बाह्य श्रवण गुहा से मिलकर बना होता है। पिन्ना वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्र करता है जो ध्वनि उत्पन्न करता है। बाह्य तरंग गुहा कर्ण पटल झिल्ली तक भीतर की ओर जाता है। पिन्ना तथा मिट्टस में कुछ महीन बाल और मोम स्रावित करने वाली तेल वसा ग्रंथियां होती है। कर्ण पटल झिल्ली संयोजित की बनी होती है जो बाहरी ओर त्वचा से तथा अंदर श्लेष्मा झिल्ली से आवृत होती है। मध्य कर्ण 3 अस्थिकाओं से बना होता है। मध्य कर्ण 3 अस्थिकाओं से बना होता है जिसे मेलियस, इंकस और स्टेपिस कहते हैं। ये एक दूसरे श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं। और मेलिक्यूस कर्ण पटह झिल्ली से और स्टेपिस को कोक्लिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है। कर्ण अस्थिकाएं ध्वनि तरंगों को अंतःकर्ण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, अब आपके उसके बाद में आता है आधार झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती है और टेक्टोरियम झिल्ली पर दबाव डालते, फलस्वरूप संगठित अभिवाही न्यूरॉन। जैसे आपके पास में क्या होता है कि मस्तिष्क में कुछ चीज बाह्य होता है। जैसे आपके पास में बाहर, पहले तो आपके पास में नेत्र का बाहर का भाग था, जैसे नाक। नाक भी आपका बाहरी अंग है। नाक से क्या क्या करते हैं? नाक से गंध का ज्ञान होता है। बाहरी ग्रहणियाँ ग्रहण पानी में स्थित होती है। ग्रहणियों को प्रारंभिक भाग नासा छिद्र कहलाती है। इसमें रोग व संवेदी तंत्रिकाएं होती है। ठीक है, और ये श्लेष्मा स्रावित करती है जो बाह्य वायु को नम करती है तथा धूल के कणों व जीवाणु को श्वास नलिकाओं में जाने से रोकती है। एक नाक हो गई। तीसरी तो बाह्य त्वचा क्या होगी? त्वचा। त्वचा एक संयोजी ऊतक है जिसके मुख्य भाग होते हैं बाह्य त्वचा और चर्म। बाह्य त्वचा पर संवेद ग्रंथियों के छिद्र और वह रोम पाए जाते हैं। चर्म त्वचा के इस भाग में रोमों की जड़ों में श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, नलिकाएं, रुधिर कोशिकाएं तथा पेशी तंतुओं का जाल होता है। ठीक है, त्वचा का रंग मेलेनिन पिगमेंट पर निर्भर करता है। त्वचा का रंग मेलेनिन पिगमेंट पर निर्भर करता है। नाखून और बाल केराटिन प्रोटीन के बनते हैं। नाखून, बाल केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। हाथ, इसमें हम सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। हाथ में कंधे, कोहनी, कलाई, उंगली के जोड़ इस प्रकार के होते कि आप आसानी से हिलाया डुलाया जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम खाना पकाना, लिखना, खींचना, फेंकना आदि कार्य कर सकते हैं। ये पैर भी हमारे शरीर का बाहरी अंग है। इससे हम क्या करते हैं? ये हमारे शरीर का वजन उठाते हैं। पैरों में कूल्हे, घुटने, टखने, पंजे के अस्थि जोड़ होते हैं जो पैरों की गति करने में सहायता करते हैं। पैरों में के अस्थि जोड़ों के साथ साथ मांसपेशियों से भी गति में सहायता, इन्हीं के कारण उठना, बैठना, चलना, दौड़ना आदि कार्य संपादित होते हैं। अब ये आपकी होगी अब हम पढ़ेंगे शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी। अब हमने पहले पढ़ा था बाहर, अब हम आंतरिक वाले पढ़ेंगे।
आंतरिक में जैसे वो आपका पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का जैसे इसमें पिक्चर बनाया मानव के पाचन, लार ग्रंथि, ये आपकी लार ग्रंथि, ये यहाँ आपका मुख होगा, ये ग्रसनी मतलब जहाँ से खाना ग्रास करते, ये आपका यकृत हुआ, ये अग्नाशय हुआ, ये अग्नाशय हुआ, ये वाली चीज़ अमाशय हुई, ये आपकी हुई ग्रहणी हुई जहाँ से आप ग्रहण करोगे इस यहाँ से, और इलियस, इलियस ये छोटी छोटी जो बन रही है आपका इलियस कहलाएगा, और बड़ी आंत ये वाली चीज़ आपकी बड़ी आंत कहलाएगी। क्रमी रूप परिवेशिका ये मलाशय जहाँ से मल निकले, मलाशय गुद, ये गुदा जहाँ से फिल्ट्रेशन होता है। अब हम क्या होता है, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है, भोजन के पाचन उपाशय से ऊर्जा उत्पन्न होती है। शरीर के वे सभी अंग जो भोजन के पाचन से संबंधित होते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। भोजन के पाचन का अर्थ है भोजन को भौतिक रासायनिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना तथा उस पचित भोजन का शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषण करना। मनुष्य के पाचन तंत्र को दो भाग में बांटा गया, आहार नाल, पाचन ग्रंथि। आहार नाल के भी हमारे पास में कितने पार्ट होंगे, 4। आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होगा, आपका मुख्य गुहा से लेकर मल द्वार तक आपका आहार नाल चलेगा, ठीक है। जहाँ से हमने खाना खाया उस मुख से, और जहाँ से हमारा मल जाता वो सब वहाँ से वहाँ तक की आहार नाल लगी होती है। अब इसके मुख्य भाग, मुख गुहा, दूसरा ग्रास नली, तीसरा आमाशय और चौथा आंत, ठीक है। आहार नाल के 4 पार्ट होते हैं। अब मुख गुहा को आप देखिए, मुख गुहा मनुष्य का मुख एक अनुप्रस्थ द्वार के समान होता है जो कि मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा दोनों जबड़ों के बीच एक गुहा है। मुख गुहा में निम्न की संरचना होती है, ठीक है। मुख में आपकी क्या क्या चीज़ होती है, मुख में आपके दांत होते हैं। मुख गुहा में ऊपरी व निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति उपस्थित होती है। मनुष्य की एक जबड़े में 16 दांत और दोनों जबड़ों में कुल 32 दांत होते हैं। एक जबड़े में आधे दांत बाईं ओर 8 और आधे दाईं ओर होते हैं, ठीक है। और मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचौर्णक, चौथा होता है चौर्णक। अब कृंतक दांत कौन से थे, कृंतक दांत जो सबसे आगे वाले चपटे व धारदार होते, प्रत्येक जबड़े के एक और इनकी संख्या 2 होती है। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। तो नोट, हाथी दांत कृंतक दांतों का ही रूपांतर है। चूहे में कुतरने की आदत इन कृंतक दांतों के कारण ही होती है। चूहे के कृंतक दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। इन्हें घिसने के लिए चूहे में कुतरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। रदनक, जबड़े के प्रत्येक ओर एक रदनक दांत उपस्थित होता है। रदनक नुकीले होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। मांसाहारी प्राणियों में रदनक अधिक विकसित होते हैं। रदनक दांत मांसाहारियों में अधिक विकसित होते हैं क्योंकि उन्हें हड्डी खाने के लिए नुकीले दांतों की जरूरत होती है। चवर्णक व अग्रचौर्णक, अच्छा देखिए जो मैं अंडरलाइन करी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चौर्णक और चर्णक, जबड़े के प्रत्येक ओर 2 अग्रचौर्णक व 3 चौर्णक दांत पाए जाते। जबड़े के 2 अग्रचौर्णक 3 चौर्णक दांत पाए जाते। अग्रचौर्णक चौर्णक दांत भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। और मनुष्य में दांत गर्दंती, द्विवारदंती, विषमदंती प्रकार के होते। गर्दंती का अर्थ है कि दांत जबड़ों की हड्डियों में धसे होते। गर्दंती दांत जबड़ों की हड्डियों में धसे होते। द्विवारदंती का अर्थ है कि ये 2 बार उगते। पहले द्विवारदंती का अर्थ है 2 बार उगना। पहले शेषावस्था में जिनकी संख्या 20 होती है, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। दूसरे
वयस्कावस्था में निकले दांत जो 7 से 8 वर्ष की उम्र में उगते, इन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। विषम तंत्रिका दांत चार प्रकार एक से अधिक प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांतों को दंत सूत्र के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। I 2/2 C 1/1 PM 2/2 M 3/3। जैसे 8 दूनी 2 8 दूनी 2 16/16 मतलब ऊपर 16 नीचे 16, टोटल कितने हुए 32 दांत। दांत की आंतरिक संरचना। दांत के 3 भाग होते हैं, ऊपरी शिखर भाग, मध्य ग्रीवा भाग, तीसरा निचला जड़ भाग। दांत के ऊपरी भाग पर एक चमकीला सफेद आवरण पाया जाता है जिसे इनेमल कहते हैं। यह सबसे कठोर होता है। दांत के मध्य में एक गुहा पाई जाती है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। इसी मज्जा गुहा से रुधिर वाहिनी एवं तंत्रिकाएं गुजरती है। मज्जा गुहा के चारों ओर अस्थिल आवरण डेंटाइन पाया जाता है। जैसे देखिए आपकी दंत की संरचना, ऊपर क्या होगा शिखर, बीच का क्या होगा ग्रीवा, नीचे क्या होगा मूल। अब जैसे इनेमल, ये दांत का जो ऊपर है ऊपरी से हम इनेमल, डेंटिन, ये वाले कोर्स को डेंटिन। मसूड़े, ये आपके कौन से भाग होगा, ये वाले मसूड़े। मज्जा गुहा आपकी ये वाली। सीमेंट, ये तो दांत के अंदर रूह होती है। रुधिर वाहिनी, ये जो है ना आपकी नली जैसे वो आपकी रुधिर वाहिनी है। जीभ, अब आपकी कौन सा है जीभ। मुख गुहा के फर्श पर एक मोटी व मांसल संरचना पाई जाए जिसे जीहा कहते हैं। मनुष्य में जीहा आगे की तरफ से खुली पीछे ओर चिपकी रहती है। जीहा की सतह पर अनेक छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिन्हें स्वादानुकर कहते हैं। ये स्वादानुकर भोजन के स्वाद एवं प्रकृति का ज्ञान कराते। जीहा के अग्रभाग मीठे स्वाद का, पीछे के भाग पर कड़वे स्वाद का तथा जीभ के किनारे पर खट्टे स्वाद का ज्ञान कराते। ध्यान रखना, आपके आगे का भाग क्या करेगा, मीठा स्वाद बताने के लिए होता है, और पिछले का भाग कौन सा होता है, पिछला भाग कड़वे स्वाद का, और जीवा के किनारे वाले होते हैं खट्टे स्वाद का। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब जीवा भोजन को मुख में चलाने एवं उनसे लार मिश्रित करने का कार्य करते हैं। ग्रास नली एक नलिकाकार संरचना है जो आमाशय में खुलती है। ग्रास नली आमाशय में खुलती है। इसकी दीवार पेशी होती है तथा उसमें अनेक श्लेष्मा ग्रंथियां भी पाई जाती है जिनसे श्लेष्म निकलता है। श्लेष्म ग्रास नली की दीवार को चिकना बनाता है जिससे भोजन आसानी से आगे बढ़ जाता है। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है जो उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। आमाशय के 2 भाग होते हैं, अग्रभाग कार्निय, दूसरा हो तो पिछला भाग जो ग्रहणी में खुलता है। ठीक है, पाइलोरिक भाग कहलाता है। आमाशय की दीवारें पेशी होती है जो भोजन को अच्छी तरह पीसती है। आमाशय की दीवार में अनेक ग्रंथियां पाई जाती जिन्हें जठर आमाशय की दीवार में अनेक ग्रंथियां पाई जाती जिन्हें जठर ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों द्वारा जठर रस का स्रावन होता है। इस रस में पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पाचन करते हैं। इसके अलावा आमाशय दीवारों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करने वाली ग्रंथियां भी पाई जाती। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है ताकि जठर रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो सके। इसके अलावा HCl भोजन को जीवाणु रहित भी करता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है। ठीक है, आमाशय भोजन कहा जाएगा छोटी आंत में। आंत 2 भाग में बटा होता है, पहला छोटी आंत, दूसरा बड़ी आंत। छोटी आंत का अगला सिरा ग्रहणी कहलाता है। छोटी आंत का अगला सिरा ग्रहणी कहलाता है।
शेष भाग इलियस कहलाता। अग्नाशय से आने वाली अग्नाशयी वाहिनी पित्त वाहिनी मिलकर सामान्य वाहिनी बनाती है, जो अग्रणी भाग में खुलती है। पितृवाहिनी से स्रावी पित्त रस भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है, जिससे अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम सक्रिय हो जाते। इलियस की दीवारों पर अनेक उंगलियों के समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें आंत रसाकूट कहते हैं। ये रसाकूट आंत की अवशोषण सतह में वृद्धि करते। छोटी आंत में पचित भोजन का अवशोषण होता है तथा शेष अपचित भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है। बड़ी आंत पुनः दो भागों वृहदान्त मलाशय में बटी होती है। वृहदान्त में अपचित भोजन में कुछ जल का अवशोषण होता है तथा शेष अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, जिसे मल द्वारा बाहर निकाला जाता है। छोटी आंत बड़ी आंत के संधि स्थान पर एक मोटी नली अंधनाल तथा एक क्रमिकार उबार उपस्थित होती है। ये दोनों ही मनुष्य के अवशेषी भाग पाचक ग्रंथि आहार नाल से संबंधित वे ग्रंथियां जो भोजन को पचाने में सहायता करती है पाचन ग्रंथियां कहलाती। पाचक ग्रंथि निम्नलिखित है। पहली लार ग्रंथि। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती। सबलिंगुअल ग्रंथ जीभ के दोनों एक पाई जाती। सब मैक्सिलरी ग्रंथि निचले जबड़े के बीच में उपस्थित मैक्सुलर अस्थि के दोनों ओर एक उपस्थित होती है। मेरोटिड जबड़ी दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर पाई जाती। लार का मुख्य कार्य भोजन में मिलकर उसे लुब्धि रूप में बनाना, ताकि भोजन आसानी से आगे खिसक सके। लार में लगभग 99% जल और 1% एंजाइम होता है। लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइम होता है। लार और एंजाइम में और लाइसोसोम एंजाइम उपस्थित। यकृत उदर गुहा में डायफ्राम से कुछ पीछे की ओर स्थित रहता है। यह भूरे गुलाबी रंग की संरचना है जो आमाशय के कुछ भाग को ढके रहती है। यकृत मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत के चारों तरफ पेरिटोनियम झिल्ली का आवरण होता है। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है, जो कि पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है। यकृत की कोशिका अत्यधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल कर संचरित करते। यकृत आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को पायरुविक अम्ल तथा अम्लों में बदल देता है। यह क्रिया डीएमिनेशन कहलाती है। यकृत यूरिया का निर्माण करता है। यूरिया के निर्माण की प्रक्रिया में यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यह VITA का संश्लेषण विटामिन A, C तथा D का संचय करती है। यकृत फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। ठीक है, आज हमारा इधर तक ही ख़त्म होता है। कल हम करेंगे पाचन का सारांश। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, हम मिलते हैं कल।